नमस्ते एवरीवन। सीमेंट जो है एक बहुत ही बढ़िया बाइंडिंग मटेरियल है और इसकी इसी आइडियोलॉजी पे बेस्ड हम लोगों ने इन्वेंट किया है कंक्रीट को। और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। सीमेंट कंक्रीट जो है वो चार चीज़ों के मिक्सचर से मिलकर बनता है। पहला है सीमेंट, दूसरा है फाइन एग्रीगेट्स, तीसरा कोर्स एग्रीगेट्स एंड चौथा वाटर। फाइन एग्रीगेट्स को नॉर्मली हम लोग सैंड भी कह देते हैं और कोर्स एग्रीगेट्स को नॉर्मली हम ग्रेवल्स भी कह देते हैं। बेसिकली फाइन और कोर्स एग्रीगेट्स वो होते हैं, फाइन एग्रीगेट्स 4.75 mm सीव से पास कर जाते हैं और जो उस पर रिटेन करते हैं वो हमारे कोर्स एग्रीगेट्स होते हैं। तो ये सभी मटेरियल्स जो है हमें डिफाइंड प्रोपोर्शंस में गिवन भी हैं IS 456 2000 में। और हम जब हाई लेवल पे काम करते हैं तो अपने हिसाब से ये प्रोपोर्शंस चूज भी कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मिक्स डिज़ाइनिंग, जो हम आगे पढ़ेंगे। उसमें हम इन मटेरियल्स के साथ मैनिपुलेशन करके जो डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ है वो लेके आ सकते हैं। देखिए सीमेंट जो है हाइड्रेशन के बाद एक रॉक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। उसकी जो हार्डनेस है, स्ट्रेंथ है, वो एक पत्थर के साथ रिजेंबल करती है और वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ पे। और अगर इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ इतनी ही स्ट्रांग हैं तो हम क्यों ना इसमें ग्रेवल्स को इंट्रोड्यूस कर दें, जो कि उतने ही स्ट्रांग है जितना सीमेंट हार्ड होने के बाद होता है। अगर वो ग्रेवल्स हम इंट्रोड्यूस ना करते तो उसकी जगह सिर्फ सीमेंट ही होता। अब सीमेंट वही स्ट्रेंथ देता अगर जो ग्रेवल हमें अभी दे रहा है, तो क्यों ना हम उस ग्रेवल को या कोर्स एग्रीगेट्स को ही यूज़ कर लें। अब हम इसमें कितना कोर्स एग्रीगेट जो है वो ऐड कर सकते हैं। देखिए वैसे तो हमारे पास IS 456 में डिफाइंड है कि अगर आप इतना सीमेंट ले रहे हो तो आपको इतने जो है कोर्स एग्रीगेट्स लेने हैं। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि हम अपनी तरफ से भी चूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में हम उतने कोर्स एग्रीगेट्स लेते हैं कि जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो उन कोर्स एग्रीगेट्स पे एक अच्छी तरीके से एक फिल्म बना ले, अच्छे से कोटिंग कर ले। सेम ही केस होता है फाइन एग्रीगेट्स के साथ भी। और इतना सीमेंट फिर भी हो कि जो हमारे पास सरफेसेस होंगी उस बीम की या कॉलम की, जो सरफेसेस होंगी उन पे क्लीन फिनिश आ पाए, तो उस अमाउंट के साथ हम कोर्स एग्रीगेट्स और फाइन एग्रीगेट्स इसमें ऐड करते हैं। वहीं अगर आप सीमेंट में सिर्फ फाइन एग्रीगेट्स मिलाते हो और कोर्स एग्रीगेट्स नहीं मिलाते, फिर उसको वाटर के साथ मिक्स करते हो, तो जो मिक्सचर निकल के आता है उसको हम कहते हैं मोर्टार, जो कि मेनली हमें ब्रिक मैसनरी और प्लास्टरिंग वर्क में देखने को हमें मिलती है। अब सीमेंट की इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से सीमेंट को आज तक कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाया। कोई ऐसा मटेरियल नहीं निकल के आया जो इसकी प्रॉपर्टीज को पोजेस करे, इतना इजीली जो है मैन्युफैक्चर हो जाए और इतना रेडिली अवेलेबल हो, और साथ ही साथ इकोनॉमिकल भी। तभी तो अगर आप अपने चारों तरफ देखोगे तो आप कंक्रीट से घिरे हुए हो, चाहे फिर आप सिंगल स्टोरी बिल्डिंग में हो या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, ब्रिजेस में, पियर्स में, डैम्स में, वियर्स, रिटेनिंग वॉल्स, लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, रिजर्वायर्स, चिमनीज, रनवेज, पेवमेंट्स, आर्चेस, रेलवे स्लीपर्स एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। तो ये थी कुछ बेसिक बातें कंक्रीट से रिलेटेड। अब बात करते हैं जो मटेरियल्स हम इसमें यूज़ करते हैं वो किस तरीके के होने चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहला मटेरियल है वो है सीमेंट। तो सीमेंट तो आप कैसे भी चूज़ कर सकते हो, आपके वर्क पे डिपेंड करता है। वो आप मास कंक्रीटिंग कर रहे हो या सिंपली बीम से कॉलम्स बना रहे हो या पेवेंट बना रहे हो जो जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथ दे कि दिन में हमें काम खत्म करके दे दे, तो उस हिसाब से आप सीमेंट अपने चूज़ कर सकते हो कि कैसे आपको उसकी स्ट्रेंथ चाहिए, कितनी जल्दी चाहिए, कितनी ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए आपके पास काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है। पोर्टलैंड है, रैपिड हार्डनिंग, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग, स्लैग सीमेंट, पोज़ोलाना सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिनियम सीमेंट, ऐसे बहुत तरीके के सीमेंट अवेलेबल हैं। दूसरी बात आती है एग्रीगेट्स की। एग्रीगेट्स किस तरीके के होने चाहिए। तो एग्रीगेट्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है ही कि एज अ फिलर मटेरियल यूज होते हैं कंक्रीट में और 70 to 80% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं कंक्रीट मिक्स की। और जो इसकी दो मेन एडवांटेजेस हैं वो हैं, एक तो श्रिंकेज को रिड्यूस करता है और हमारे कंक्रीट को इकोनॉमिकल बनाता है। अब वहीं एग्रीगेट्स को अगर हमें चूज़ करना है तो उसकी काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ, उसकी शेप, उसका साइज, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क डेंसिटी, वॉइड्स, पोरोसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, बल्किंग, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो एक एक पॉइंट्स के साथ साथ हम बातें करते जाएंगे और इसको लिखते जाते हैं। इस लेक्चर की जो PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में से आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगी। ये लिंक बिल्कुल सेम है और ओपन है सभी के लिए, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ भी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इस चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, बिकॉज इन दोनों YouTube पे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है एंड YouTube इज़ माई ओनली सोर्स ऑफ इनकम राइट नाउ। और आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो मुझे एक जॉब सर्च करने के बजाय आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए मजबूर करता है। वापस आते हैं एग्रीगेट्स पे। तो जो एग्रीगेट्स की स्ट्रेंथ है वो कंक्रीट के लेवल पे मैच करनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। उससे कम स्ट्रेंथ वाले एग्रीगेट्स को यूज़ करके हम अपने कंक्रीट को वीक नहीं बना सकते। अच्छा, स्ट्रेंथ जो है वो क्रशिंग टेस्ट से पता चलती है, वहीं टफनेस जो है वो इम्पैक्ट टेस्ट से पता चलती है।
और हार्डनेस अब्रेजन टेस्ट से। इन टेस्ट के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जब हम कंक्रीट में एग्रीगेट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो दो केसेस होते हैं। एक वो एग्रीगेट्स होते हैं जो सरफेस पे लाई करते हैं, एक वो जो सरफेस के नीचे लाई करते हैं। तो अगर हम इस टेबल में देखें तो एग्रीगेट्स की जो क्रशिंग वैल्यू है वेयरिंग सरफेस के केसेस में वो 30% होनी चाहिए और बाकी के रिमेनिंग कंक्रीट में 45% होनी चाहिए। वहीं जो इम्पैक्ट वैल्यू है वो वेयरिंग सरफेस में 30% होनी चाहिए और रिमेनिंग कंक्रीट में 45%। एब्रेशन वैल्यू जो है वो वेयरिंग सरफेस पे 30% होनी चाहिए और रिमेनिंग कंक्रीट में 50%। ये जो वैल्यूज़ हैं ये काम की वैल्यूज़ हैं और क्वेश्चंस आते भी हैं इन पे कि कंक्रीट में वेयरिंग सरफेस में जो क्रशिंग वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, एब्रेशन वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इम्पैक्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए। बेसिकली ये वेयरिंग सरफेस से ज़्यादा पूछते हैं, तो आपको ये जो डेटा है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना ही पड़ेगा। उसके बाद जो सीमेंट की बॉन्ड स्ट्रेंथ है एग्रीगेट्स के साथ वो भी हमारे लिए बहुत काम की है। अब ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो उस बॉन्ड स्ट्रेंथ को टेस्ट कर पाए, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर जो सरफेस है एग्रीगेट्स की वो ज़्यादा रफ होगी ना तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अच्छी मिलेगी। अब इस बॉन्ड स्ट्रेंथ को जानने का एक रीज़न ये भी है कि ये जो सीमेंट पेस्ट और एग्रीगेट का इंटरफेस होता है ना, तब जब यहाँ पे हार्डनिंग होती है, अब जो एग्रीगेट्स हैं उनकी श्रिंकेज तो नहीं है, लेकिन जब सीमेंट पेस्ट जो है वो हार्ड हो रही होगी तो उसके अंदर श्रिंकेज होगी। तो चाहे कोई लोड हो भी या ना हो भी, तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के भी जो सीमेंट पेस्ट है वो इंटरनल स्ट्रेसेस में ही रहती है। अब वहाँ पे इंटरनल स्ट्रेसेस की वजह से अगर कोई क्रैक जनरेट हो जाए ना, तो वो क्रैक या तो सीमेंट पेस्ट में ट्रैवल कर जाता है या फिर वो एग्रीगेट्स के अंदर ट्रैवल कर जाता है। दैट इज़ वाई ये बॉन्ड स्ट्रेंथ जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। वहीं अगर इसकी शेप की बात करें तो इसमें 4 तरह की शेप्स हमें देखने को मिलती हैं। एक होती है राउंड, दूसरी इर्रेगुलर, तीसरी फ्लेकी और चौथी इलोंगेटेड। राउंड का मतलब स्फेरिकल पार्टिकल्स जो होते हैं। अब इनकी वर्केबिलिटी अच्छी होती है। वर्केबिलिटी का मतलब है कि सीमेंट पेस्ट के साथ अगर इनको मिक्स कर दिया जाए तो इनकी हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टिंग जो है वो बढ़िया हो जाती है। तो सीमेंट पेस्ट को एग्रीगेट के साथ मिक्स करना भी आसान हो जाता है और इसी चीज़ को ही कहते हैं हम वर्केबिलिटी। वहीं जो इर्रेगुलर एग्रीगेट्स हैं उनकी थोड़ी सी कम होती है राउंडेड के बजाय। अब ये फ्लेकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट्स वर्केबल तो होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा वॉइड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो हार्ड कंक्रीट होता है उसकी पोरोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो इसलिए जो बेस्ट शेप होती है वो होती है इर्रेगुलर या एंगुलर शेप। इससे क्या होता है, जो इसकी इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अच्छी होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीगेट्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है हमारे एग्रीगेट्स की वो उनकी पोरोसिटी और एब्जॉर्प्शन को डिफाइन करती है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.7 के बीच में लाई करती है तो हमारा जो एग्रीगेट्स है बिल्कुल सही है। नेचुरल एग्रीगेट्स की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इतने में ही लाई करती है। वहीं अगर एग्रीगेट्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी इससे कम होती है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी भी कम है, और डेंसिटी कम है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम कम है। मतलब वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है लेकिन मास उसमें कम है, तो मतलब वॉइड्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। अब वॉइड्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो हमारे जो एग्रीगेट्स हैं वो पोरस हो जाएंगे। अब उसकी वजह से जो वाटर और सीमेंट की पेस्ट है उसके साथ अटैच होगी तो वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि जो एग्रीगेट्स हैं उस पेस्ट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे होंगे, वाटर को और ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, राइट। तो वाटर सीमेंट के रेशियो पे भी इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है तो पोरोसिटी ज़्यादा होगी, ड्यूरेबिलिटी बहुत ही बेकार हो जाएगी और जो स्ट्रेंथ है वो तो कम हो ही जाएगी हमारे कंक्रीट की। अब मोस्टली जो हमारे एग्रीगेट्स होते हैं वो स्टेबल ही होते हैं, बल्कि सीमेंट से बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ एग्रीगेट्स ऐसे भी होते हैं जो केमिकली अनस्टेबल होते हैं। कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनमें प्रेजेंट होते हैं जो कि सीमेंट में अगर अल्कलीज प्रेजेंट हैं तो वो उस सीमेंट में प्रेजेंट अल्कली के साथ रिएक्ट करके एक्सपेंसिव का मतलब फैलने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं जो एक्सपैंड कर सकते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्रैकिंग आना शुरू हो जाता है कंक्रीट के अंदर। और ये मेनली 1 महीने से लेके 1 साल के अंदर अंदर विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। कई बार ये माना जाता है कि जो एग्रीगेट्स में प्रेजेंट सिलिका है उसके साथ जो अल्कलीज हैं वो रिएक्ट करती हैं। कई बार कहा जाता है कुछ एक्सटर्नल केमिकल कंपाउंड्स की वजह से रिएक्ट करती हैं, और इस चीज़ को कहा जाता है कंक्रीट कैंसर भी। और ये मेनली कुछ कारणों की वजह से हो सकता है। या तो सीमेंट में अल्कली का जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, मेनली अगर 0.4% से ज़्यादा है तो ही डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स उसके दिखते हैं, अगर कम है तो इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स नहीं दिखते। या फिर जो हमारे एग्रीगेट्स हैं वो ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। और ये तब भी हो सकता है कि जब हमारा कंक्रीट अगर हार्ड हो गया और वो किसी मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आ गया तब उसमें रिएक्शन होना क्या पता शुरू हुआ हो। तो ये बेसिकली आउटर एरियाज में जो कंक्रीट है उसके आउटर एरियाज में ही पाया जाता है। इनर कोर में ये रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। अब इसको कंट्रोल किया जा सकता है और कुछ कंट्रोल्स तो ऐसे हैं जो रीज़न से ही हमें मिल जाते हैं, जैसे कि नॉन रिएक्टिव एग्रीगेट्स का यूज़ करना, लो अल्कली वाले सीमेंट का यूज़ करना,
जो मॉइस्चर का कांटेक्ट है उसको कंट्रोल करना, या फिर हम पोज़ोलानस भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि फ्लाई या सुर्खी या क्रश्ड स्टोन, या फिर हम एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स भी ऐड कर सकते हैं इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। ये सारी बातें जितनी भी हमने करी ये फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट्स दोनों के लिए ही अप्लाई होती हैं। कंक्रीट को बनाने के लिए जो हमारा लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है वाटर, जिसके बिना कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकता कंक्रीट के अंदर। इस वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करती हैं कंक्रीट के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटी की। वहीं देखो, अगर बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है, तो जो वाटर है एक्स्ट्रा स्पेसेस ले लेगा। अब जहाँ पे सीमेंट होना चाहिए था, एग्रीगेट्स होने चाहिए थे, वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, और हाइड्रेशन के बाद तो वाटर सूख ही जाना है, और सूखने के बाद क्या रह जाएगा, खाली जगह है। अब उस खाली जगह को फिल करने के लिए सिर्फ एयर के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होता। दैट इज़ वाई जो हमारा कंक्रीट है वो पोरस हो जाता है। और कई बार क्या होता है, इसी हाइड्रेशन प्रोसेस के चलते जो कैपिलरी एक्शन है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और वाटर के साथ साथ सीमेंट भी जो है वो सतह पे आना शुरू कर देता है, या फिर फोम वर्क से लीक करना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लाइटेंस। इसमें क्या होता है, सीमेंट जो है ना वो सरफेस पे आ जाता है और एक थिन लेयर बना लेता है, जैसा आप इस फोटो में देख पा रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जो हमारे कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों की दोनों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। वहीं अगर वाटर जो है वो बहुत ही कम है तो इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि सभी पार्टिकल्स की जो हाइड्रेशन है वो हो ही ना पाए। तो कितना वाटर जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए हमारे कंक्रीट में? देखिए, इतना वाटर तो प्रेजेंट हो ही हो कि जो हमारा सीमेंट है वो हाइड्रेट हो जाए। साथ में एक्स्ट्रा वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो एग्रीगेट्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। साथ ही साथ जो आपने एडमिक्सचर्स अगर यूज़ करे हैं, प्लास्टिसाइजर्स अगर यूज़ करे हैं, तो उनमें भी जो वाटर की है वो रिक्वायरमेंट होगी रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने वाटर की जो क्वांटिटी है वो डिसाइड करनी चाहिए। वहीं अगर क्वालिटी की बात करें तो जो पानी आप पीते हो वो पानी बिल्कुल सुटेबल है आपके कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो पानी हमारे पास पीने के लिए अवेलेबल नहीं है वो हम कंस्ट्रक्शन में कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा पानी देखा जाता है कि जिसका कोई ना मतलब कोई ऐसा बेकार सा टेस्ट ना हो, या कोई उसमें से कोई ऑर्डर ना आ रहा हो या स्मेल ना आ रही हो। वहीं अगर इम्प्योरिटीज ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये इफेक्ट डालती हैं सेटिंग टाइम पे, स्ट्रेंथ पे, ड्यूरेबिलिटी पे, और इनकी वजह से एफ्लोरेसेंस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सरफेस डिस्कलरेशन या फिर कोरोजन ऑफ स्टील। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये इसकी वजह से हो सकती हैं। तो ये जो वाटर की इम्प्योरिटीज़ हैं ये मेनली नोट करी जाती हैं पोर्टलैंड सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम से। जैसे कि आपने एक सिंपल पानी के साथ एक पेस्ट बनाई सीमेंट कंक्रीट की, वहीं आपने एक सेम सीमेंट लिया आपने, लेकिन जो वाटर है वो इस टाइम दूसरा यूज़ किया, इम्प्योर वाटर यूज़ किया। तो आप इन दोनों के सेटिंग टाइम को चेक करोगे, आपको पता है कि जो पोर्टलैंड सीमेंट अगर आपने यूज़ किया है तो 30 मिनट्स का जो है उससे ज़्यादा ही होना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम। तो अब जब आप सेकंड वाले मतलब इम्प्योर वाटर वाले सैंपल को देखोगे तो उसका सेटिंग टाइम नोट करोगे। अगर उसका सेटिंग टाइम आपको कम या ज़्यादा देखने को मिलता है तो उस फॉर्म में आप उसकी इम्प्योरिटी को शो करोगे। तो इन दोनों सैंपल्स की जो स्ट्रेंथ होगी 7 डे की और 28 डे की, उन स्ट्रेंथ्स में 10% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वो जो टेस्ट है वो क्यूबिकल स्पेसिमेन पे किया गया हो या फिर सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन पे किया गया हो। अब कुछ टॉलरेबल लिमिट्स हैं जो आपको इस टेबल में देखने को मिल जाएंगी। ये टॉलरेबल लिमिट्स इतनी ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन एक बारी फिर भी ध्यान में होनी चाहिए, जैसे हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में याद रखते हैं। तो अगर आप ये भी एक बारी देख लोगे तो कोई मतलब बुरी बात नहीं रहेगी। अच्छा, ये जो टेबल है ये टॉलरेबल कंसंट्रेशन की टेबल है। एक टेबल होती है परमिसिबल लिमिट की जो हमें IS कोड में गिवन है। अब परमिसिबल लिमिट और टॉलरेबल लिमिट में ये डिफरेंस होता है कि परमिसिबल लिमिट ये होती है कि हाँ भाई मतलब इतना हम अलाउ कर सकते हैं। तो परमिसिबल लिमिट इज इक्वल टू लोअर लिमिट एंड टॉलरेबल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द अपर लिमिट। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इन इम्प्योरिटीज को लेके, जैसे कि अगर आपके वाटर में इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट है जैसे कि जिंक, मैग्नीज, टिन, कॉपर, लेड, तो ये आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को काफ़ी कम कर देते हैं। वहीं अगर सोडियम फॉस्फेट, सोडियम बोरेट, सोडियम आयोडेट जो हैं ये आपके जो सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम होता है ना उसको बिल्कुल कम कर देते हैं और मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देते हैं। वहीं अगर कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है तो वो एक्सेलरेट करता है सेटिंग टाइम को भी और हार्डनिंग को भी। वहीं अगर सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट्स प्रेजेंट हैं तो वो सेटिंग को बहुत ही रैपिडली इंक्रीज़ करते हैं, और इस रैपिड इंक्रीज के चक्कर में जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। उसके बाद अगर आपके वाटर में अल्कलीज या एसिड्स प्रेजेंट हैं तो वो वाटर आपको यूज़ कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसिडिटी और अल्कलिनिटी
ये दोनों की दोनों जो हैं ये हमारे सीमेंट को ख़राब करने के काम ही आती हैं। वहीं अगर आपके वाटर में शुगर प्रेजेंट है तो इसके भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अगर शुगर 0.05% है बाय वेट ऑफ वाटर तो उसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल हार्मलेस रहती है। वहीं अगर जो शुगर है वो 0.15% प्रेजेंट है बाय वेट ऑफ सीमेंट तो जो उसका सेटिंग टाइम है ये उसको रिटार्ड करती है, मतलब बढ़ाती है। वहीं जो इसकी अर्ली स्ट्रेंथ है उसको कम करती है, लेकिन जो 28 डेज की स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर देती है। अगर जो शुगर है वो 0.2% से ज़्यादा है बाय वेट ऑफ सीमेंट तो जो सेटिंग है वो तो बहुत ही जल्दी होती है, लेकिन जो 28 डेज की स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। अब अगर कुछ बात करें सोर्सेज ऑफ वाटर की तो सबसे पहले आता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर आप इजीली यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई ऐसे ज़्यादा शिकायत की बात नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें एक बार उसको टेस्ट तो ज़रूर करना ही चाहिए यूज़ करने से पहले, क्योंकि लार्ज स्केल पे यूज़ करना है। वहीं जो दूसरा सोर्स आता है हमारे पास वो है सी वाटर। अगर सी के पास कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो यही सोचा जाता है कि भाई सी से हम वाटर ले आएँ, लेकिन सी में क्या होता है सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। NaCl जो है, मतलब सॉल्ट्स अगर बहुत सारे प्रेजेंट है तो उसमें जो NaCl है वो 75% प्रेजेंट होता है। अब ये NaCl क्या करता है, NaCl का मतलब है सोडियम क्लोराइड, जो नॉर्मल नमक हम खाते हैं। ये क्या करता है, ये इनिशियल सेटिंग टाइम को कम कर देता है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है ये उसको भी रिड्यूस कर देता है 10 to 20% तक। और ये हमेशा मना किया जाता है कि अगर आप अपने कंक्रीट में रीइंफोर्समेंट यूज़ कर रहे हो तो सी वाटर कभी भी मत यूज़ करना, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा एक्सेलरेट करता है कोरोजन को, और स्टील जो है वो आपको बहुत ही जल्दी कोरोड हो जाएगा। और जब स्टील कोरोड होता है ना तो वो कंक्रीट के साथ बॉन्डिंग भी छोड़ देता है और हमें बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। दैट इज़ वाई अगर आप स्टील बार्स का यूज़ कर रहे हो, फिर चाहे आपको पानी चाहे 10 किलोमीटर दूर से लाना पड़े, तो आप वही पानी यूज़ करना, सी वाटर कभी भी यूज़ मत करना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आने वाला हूँ कंक्रीट के बारे में। अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन की, उसके बाद टेस्टिंग की भी बात करेंगे, सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग, वाटर सीमेंट रेशियो, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो बैचिंग प्रोसेस होती है, क्या क्या उसमें चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। इक्विपमेंट्स पे तो कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में। आई होप आप मेरी सीरीज़ के साथ जुड़े रहेंगे। ऑलराइट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IES JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।